वो कोई भी डिफरेंस वहां पर देखने को ऊपर ऊपर से क्या मतलब है, मतलब हम लोग ठीक है। तो ये आपका रियल में कितना है 9 पॉइंट। हाँ मैं उनको ले लूंगा भाई, वो सब भाई अपने। चलो देखो अब क्या हमको देखना है, बायोमोलिक्यूल के बारे में आज पढ़ाई करनी है। ये क्या हमारा चैप्टर 9। अब हम देखेंगे कि बायोमोलिक्यूल का मतलब क्या होता है। बायो का मतलब क्या है, बायोस मतलब हम लोग पढ़ते हैं बचपन से। बायोस मतलब क्या होता है, लाइफ या फिर लिविंग। और मॉलिक्यूल मतलब क्या है, ऐसे मॉलिक्यूल जो कहां पर मिले, लिविंग थिंग्स में मिले, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, बायोमोलिक्यूल। तो क्या है, ऐसे मॉलिक्यूल जो कहां पर मिले, लिविंग थिंग्स में। अब यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे थोड़े थोड़े नोट्स बनाना, ठीक है। ये ऑन है कि बंद है, ऑन है ना। मॉलिक्यूल, सभी लोग अपना नोट्स निकाल ले बाहर, नोट्स। मॉलिक्यूल्स दैट आर प्रेजेंट इन लिविंग, या तो नोट्स बनाओ, अगर एनसीईआरटी की बुक है तो एनसीईआरटी की बुक को ही अपना नोट्स मान लो और उसी में लिखते रहो हर एक चीज, जितना भी चीजें हैं दैट आर प्रेजेंट इन लिविंग बीइंग्स। क्लोरोप्लास्ट, मॉलिक्यूल्स दैट आर प्रेजेंट इन लिविंग थिंग्स। क्लोरोप्लास्ट मतलब क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। अच्छा तुम बताओ क्या होता है भाई, क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट में अंतर। राम, क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट में क्या अंतर होता है? और क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट क्या चीज है, सिर्फ इतना कि क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट में क्या अंतर है। क्लोरोप्लास्ट क्या और क्लोरोफिल क्या है? पिगमेंट होता है। और क्लोरोप्लास्ट क्या है? उन्होंने बीएससी किया हुआ है, फिर किया हुआ है एमएससी बायोटेक, और वो भी जामिया हमदर्द से, मतलब अच्छे खासे कॉलेज से। तो तुम्हारा उसी से है टक्कर, बीएससी एमएससी वाले। अब बताइए माही, क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट में क्या अंतर होता है? बैठ जाइए, ठीक है। तो अब क्या है आपका, तो क्या होता है, बायोमोलिक्यूल वो होते हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कहां पर मिलते हैं, लिविंग बीइंग्स में मिलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोमोलिक्यूल्स। देखना पड़ेगा ध्यान से क्या लिखा है, देयर इज अ वाइड डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन आवर बायोस्फीयर। अब क्या है, अगर हम अपने आसपास देखें तो क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत सारी डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे आसपास हमको देखने को मिलते हैं। इधर अपना भाई सैफ है, और बाहर अगर देखोगे तो एक तुमको वो मिल जाएगा कुत्ता, उधर गाय वो मिल जाएगी। तो क्या है, इस तरीके से आपका बहुत सारी क्यों डाइवर्सिटी हमको देखने को मिलती है। देखो कितना सैफ के नाम पे वो हंसता ही हर बार। अब क्या है, नाउ अ क्वेश्चन दैट अराइजेस इन आवर माइंड इज, अब क्या है, हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है जब हम लोग ये चीज बोलते हैं। क्या आता है सवाल, आर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ द सेम केमिकल। क्या हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म एक ही तरह के केमिकल से मिलकर के बना है? ठीक है, हम लोग जब अपने आसपास देखते हैं तो हमको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लिविंग क्रिएचर्स देखने को मिलते हैं। तो सवाल ये आता है दिमाग में कि क्या सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक ही टाइप के केमिकल से मिलकर बने हैं, या फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के केमिकल से मिलकर के बने हैं। तो अब देखते हैं इसके आगे इसका जवाब क्या है, दैट इज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तो केमिकल्स क्या होंगे, या तो एलिमेंट होगा कोई एक सिंगल, या फिर बहुत सारे एलिमेंट मिलकर के क्या बना लेंगे, कंपाउंड बना लेंगे, यही हो सकता है ना। तो क्या है, यू हैव लर्नड इन केमिस्ट्री हाउ एलिमेंटल एनालिसिस इज परफॉर्म्ड। अब केमिस्ट्री में अभी तो पढ़ा नहीं है, लेकिन आप आगे जाके पढ़ेंगे कि एलिमेंटल एनालिसिस कैसे होती है। इफ वी परफॉर्म सच एन एनालिसिस ऑन प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू और अ माइक्रोबियल पेस्ट। मतलब क्या है, अगर हम लोग एलिमेंट्स चेक करने जाएंगे, किसका, एक प्लांट के टिश्यू का, एक एनिमल के टिश्यू का, या फिर किसी भी माइक्रोब का। माइक्रोब मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं प्यार से, माइक्रोब्स बोलते हैं, दोनों सेम चीज, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रो। अब क्या है, इन सब के अंदर अगर हम लोग क्या क्या पाएंगे, कुछ एलिमेंट्स हमको इन सब के अंदर मिलेंगे। कौन कौन सा एलिमेंट, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड सेवरल अदर्स एंड देयर रिस्पेक्टिव कंटेंट पर यूनिट मास ऑफ अ लिविंग टिश्यू। मतलब क्या है, अगर हम लोग इनके अंदर देखने जाएंगे तो हमको बहुत सारे डिफरेंट क्या मिलेंगे, एलिमेंट्स मिलेंगे, और वो सबके अंदर मिलेंगे।
प्लांट के अंदर भी सेम एलिमेंट, एनिमल के अंदर भी सेम एलिमेंट, और किसी भी माइक्रोब के अंदर भी आपको सेम एलिमेंट्स ही मिलेंगे। कौन कौन? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, फ्लोरीन नियॉन नहीं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब आपको देखने को हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही मिलेंगे। तो क्या है, जो केमिकल्स है वो क्या है, सबके अंदर कॉमन है। केमिकल्स क्या है, हर किसी के अंदर कॉमन है। If the same analysis is performed on a piece of earth crust as an example of non-living matter, we obtain a similar list। मतलब क्या है, हम लोग किसी लिविंग के पास जाएं, देखना भाई बड़े ध्यान से, रीड करो उसको तब तक जब तक ये खुल रहा है। टच मी नॉट, पढ़ो तब तक, पढ़ो बुक को, पढ़ो एनसीईआरटी। टच मी नॉट, अब देखना भाई, इसको समझना क्या है यहां पर मामला। अगर हम लोग लिविंग थिंग के पास जाएंगे, लिविंग थिंग मतलब क्या, जो लिविंग थिंग मतलब क्या हो सकता है आपका, एक एनिमल का टिश्यू ले लो। टिश्यू मतलब क्या होता है भाई अमित? प्लांट का टिश्यू ले लो, प्लांट का टिश्यू, या फिर क्या ले लो, किसी भी माइक्रोब का टिश्यू ले लो। माइक्रोब का मतलब सबको पता ही होगा आप तो, ठीक है। इन सबको अगर आप ले लेंगे, इन सब के अंदर आप क्या चेक करेंगे, इन सब के साथ आप क्या करेंगे, एलिमेंटल एनालिसिस करेंगे। मतलब इनके अंदर चेक करेंगे कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं। अगर इन सब की तुम क्या करोगे, एलिमेंटल एनालिसिस करोगे, तो तुमको सब जगह क्या देखने को मिलेंगे, सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो क्या है, हर जगह आपको क्या मिलेंगे, सेम बेबी पिंक, सेम टाइप ऑफ एलिमेंट। दिख रहा है कि नहीं, ये वाला दिख रहा है, ये कलर कैमरे में अच्छे से एकदम, क्योंकि उधर 1.5-2 लाख बच्चे देखते हैं, उन लोगों का नुकसान नहीं होना चाहिए ना। सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर आप दूसरी तरफ क्या करोगे, नॉन लिविंग थिंग का क्या करोगे, एलिमेंटल एनालिसिस करोगे। किसका, नॉन लिविंग थिंग का। बैठ जाओ भाई, बताया कि नहीं तुम टिश्यू का मतलब क्या बताए हो, कलेक्शन ऑफ, और बताओ, 11th में हो, थोड़ा बढ़िया से बताओ। 7th के बच्चे बताएंगे ग्रुप ऑफ सेल, ऐसे एकदम बताओ जैसे लगे कि आप 11 में पहुंच चुके हैं। सबका अपना अपना होता है ना, 7वीं वाले कुछ बताते हैं, फिर और थोड़ा पढ़ते हैं तो हम 10वीं में जाते हैं और पढ़ते हैं। तुम्हारा भाई नाम क्या है, अयान, बहुत ही खूबसूरत नाम है, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग अगर हम जाएंगे तो कहाँ चेक करेंगे, अर्थ के क्रस्ट में। अर्थ का क्रस्ट मतलब क्या होता है,
तो यहां पर भी अगर हम लोग क्या करेंगे, एलिमेंटल एनालिसिस करेंगे। क्या करेंगे, एलिमेंटल एनालिसिस। यहां पर भी हमको क्या मिलेंगे, जो एलिमेंट्स यहां पर मिले थे वही सेम टू सेम एलिमेंट्स हमको यहां पर भी देखने को मिलेंगे। तो तुम नॉन लिविंग मान लो, लिविंग मान लो, सब जगह क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, आपको सेम ही देखने को मिलते हैं। इसको लिख लो अपनी कॉपी में जल्दी से। अब मैं इस चैप्टर का नोट्स भाई चेक करूंगा सबका, पहले ही बोल देना स्टार्टिंग में चैप्टर की। बैठ जाओ। लिख लिया भाई वाला, क्या लिखा है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन टू लिस्ट। दोनों लिस्ट में क्या डिफरेंस देखने को मिलता है, कौन सी दोनों लिस्ट में, लिविंग वाले में और नॉन लिविंग वाले में। इन एब्सोल्यूट टर्म्स नो सच डिफरेंसेस कुड बी मेड। अगर हम लोग ऊपर ऊपर से देखते हैं तो आपको कोई भी डिफरेंस वहां पर देखने को नहीं मिलेगा। ऊपर ऊपर से क्या मतलब है, मतलब हम लोग देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं, वहां पे आपको कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। वही चीज क्या यहां पर लिखिए, इन एब्सोल्यूट टर्म्स नो सच डिफरेंसेस कुड बी मेड आउट। All the elements present in a sample of earth crust are also present in a sample of living tissue। मतलब क्या है, अर्थ क्रस्ट यानी कि नॉन लिविंग के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वही लिविंग के अंदर भी पाए जाते हैं।
लेकिन however a closer examination reveals that the relative abundance of carbon and hydrogen with respect to the other element is higher in any living organism than in earth crust. लेकिन क्या है, अगर हम लोग अंदर जाके देखें, ऊपर ऊपर से देखने में कोई भी डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलता है, लेकिन अगर हम लोग अंदर से जाके देखें, हम लोग क्या देखें, एबंडेंस चेक करें. क्या चेक करें? एबंडेंस, मतलब कितना कितना पाया जा रहा है, कितना कितना पाया जा रहा है. तो आपको अर्थ क्रस्ट में और लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा. जिसे क्या, हाइड्रोजन अर्थ क्रस्ट में कितना है 0.14%, यहां कितना है 0.5%. कार्बन यहां कितना है 0.03, यहां कितना 18.5%. ऑक्सीजन 46.6, यहां कितना है 65%. ठीक है, जीरो पॉइंट फाइव. ठीक है, ये आपको कितना है 9.5. एक बार चेक करो. ठीक है, तो ये आपका रियल में कितना है 9.5 है. ठीक है, रियल में आपका ये कितना है 9.5 है, लेकिन एनसीईआरटी में क्या लिखा है 0.5 लिखा है. तो आप अगर एग्जाम में आएगा तो आप क्या लिखेंगे 0.5 लिखेंगे. लेकिन अगर तुम गूगल पे चेक करोगे या फिर कहीं अगर किसी और बुक में देखोगे तो तुमको क्या लिखा रहेगा 9.5 लिखा रहेगा. ठीक है, अब क्या है आपका देखना, नाइट्रोजन में क्या होता है आपका वेरी लिटिल, और यहां कितना होता है 3. ठीक है, अच्छा 3.3. अब देखना सल्फर, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन सबका चेक कर लेना. ठीक है, अब उसमें क्या लिखो, मेन क्या तुमको देखना है, मोटा मोटा तुमको हाइड्रोजन याद होना चाहिए, कार्बन होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए याद. ये तीन आपको याद होने चाहिए, और आपको नाइट्रोजन भी होना चाहिए कि यहाँ पे क्या लिख दिया, कुछ नया वर्ड लिखा हुआ है वेरी लिटिल. ये चारों आपको याद होने चाहिए. तो अगर तुम देखोगे हाइड्रोजन तो यहाँ पे 0.14 है, वहां कितना 9.5 है, तो एक बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है. वैसे ऑक्सीजन में भी है, यहाँ 46.6, यहाँ कितना 65. सबसे बड़ा अंतर कहां पर है, कार्बन में 0.03 और 18.5. तो क्या है, बहुत बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलता है. अब देखना एक बेहतरीन लेवल पे यही चीज यहां पर लिखी हुई है. क्या लिखा है, कार्बन एंड हाइड्रोजन, इनका क्या है, जो रिलेटिव एबंडेंस है वो क्या है, लिविंग थिंग्स के अंदर बहुत ज्यादा होता है अर्थ क्रस्ट के मुकाबले. सिंपल बात है, रिलेटिव एबंडेंस मतलब, हाँ क्या क्या, अरे देखो यहां पर कार्बन कितना है अर्थ क्रस्ट में 0.03 है. ठीक है, ऐसा देखा गया, जब किया गया अच्छे से देखा गया कि कितने एलिमेंट कौन कौन से कितने कितने होते हैं. तो यहाँ कितना पाया 0.03% है, और यहाँ कितना 18.5, मतलब उसके वेट में 0. मतलब पूरा वेट मान के चलो 100% है, तो पूरे 100% वेट में 0.03% क्या है, कार्बन है ये. ठीक है, मतलब पूरा 100 में से देखा गया परसेंटेज में. ठीक है, अब ऐसा समझे, 100 ग्राम में से 0.03 ग्राम कार्बन है, मान लो ऐसा. अब क्या है तुम्हारा, हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन. वी कैन कंटिन्यू आस्किंग इन द सेम वे, व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. हम लोग एक चीज और क्या पूछ सकते हैं, कौन कौन से टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं. हाउ डज वन गो अबाउट फाइंडिंग द आंसर. अब क्या है, इसका आंसर कोई कैसे पता लगाता है. टू गेट एन आंसर वन हैज टू परफॉर्म अ केमिकल एनालिसिस. अब क्या है, अगर तुमको ये जानना है कि कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं, उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, केमिकल एनालिसिस करना. लिखो कॉपी में, टू फाइंड आउट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. हमारे पास 9 दिन है इस चैप्टर को पूरा करने के लिए. टू फाइंड आउट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट इन एन लिविंग ऑर्गेनिज्म, वन हैज टू डू केमिकल एनालिसिस. किसी भी इंसान को केमिकल एनालिसिस करनी टू फाइंड आउट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. देखो नेक्स्ट पॉइंट, द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. नेक्स्ट पॉइंट है भाई,
द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। इज मच मोर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। टाइम कितना हो रहा है? इज मच मोर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म देन इन अर्थ, देन इन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब देखना कैसे हम लोग ये करते हैं, केमिकल एनालिसिस को हम लोग कैसे करते हैं। कीड़ा, अब देखना भाई क्या करना है तुमको। सबसे पहले क्या लो, वी कैन टेक एनी लिविंग टिश्यू। क्या ले लो? कोई भी लिविंग टिश्यू ले लो। वेजिटेबल का पीस, एक वेजिटेबल कोई हो सकती है, टमाटर ले लो क्लोरोप्लास्ट वाला, और क्या ले लो तुम? अ पीस ऑफ लीवर। किसी का जाओ उसको मार करके उसके लीवर का थोड़ा सा एक टुकड़ा आप निकाल करके ये वाला काम करेंगे। ठीक है, एंड ग्राइंड इट इन ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। क्या करो? उसको मिक्स कर दो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ, यूजिंग अ मोर्टर एंड अ पेस्टल। मोर्टर और पेस्टल मतलब क्या होता है भाई? कूटते हैं जो, उसी को मोर्टर मतलब जिसको पकड़ते हैं, और पेस्टल मतलब जो बर्तन हो जिसमें कूटते हैं, मारते पट पट पट, जान रहे हो कि नहीं है? मतलब जो भी करते हैं। ठीक है, मैंने इसको पीसने का काम कर। तो मोर्टार क्या है तुम्हारा? जो बर्तन है, और पेस्टल जो उसका होता है डंडा मार। ठीक है, तो वो क्या है? वही वाला तुम्हारा यहाँ पे रहता है। तो क्या है? उसकी हेल्प से आप क्या करें? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ किसी के लीवर का टुकड़ा मिक्स करके अपना क्या बना ले? एक पेस्ट बना ले। क्या बना ले? एक पेस्ट बना ले। वी ऑब्टेन अ थिक स्लरी। क्या मिल जाएगा तुमको? एक बहुत थिक पेस्ट मिल जाएगा। स्लरी का मतलब क्या? पेस्ट मिल जाएगा आपको एक बहुत थिक। इफ वी वर टू स्ट्रेन दिस थ्रू अ चीज क्लॉथ। क्या कर दो? इसको अब फिल्टर करने का ट्राई करो। किससे? चीज क्लॉथ की हेल्प से, या फिर किसी भी कॉटन के कपड़े की हेल्प से। क्या मिलेगा हमको? दो फ्रैक्शन हमको इसमें मिलेंगे। एक क्या होगा फ्रैक्शन जो उसके अंदर फिल्टर होकर के नीचे पहुंच जाएगा, एक क्या होगा जो ऊपर। जैसे हम लोग चाय छानते हैं सुबह के टाइम, तो क्या होता है? पत्ती जो रहती है वो ऊपर छुट जाती है, और आपका नीचे क्या मिल जाता है? चाय मिल जाती है। ऐसे ही तो होता है। ठीक है, तो उस हिसाब से देखना है इसको। अब क्या है? एक को हम लोग क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? फिल्टर, मतलब जो नीचे पहुंच गया उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फिल्ट्रेट बोलेंगे। या फिर इसको अगर हम लोग बहुत टेक्निकली, बहुत एकदम बेहतरीन तरीके से बोले तो क्या बोलेंगे? एसिड सॉल्युबल पूल। मतलब जो एसिड के अंदर सॉल्युबल हो गया, जो एसिड के अंदर घुल गया। एसिड कौन सा यूज हो रहा है यहाँ पर? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। सेकंड क्या होगा तुम्हारा? रिटेंटेट होगा, मतलब जो ऊपर रह गया, जैसे चाय की पत्ती ऊपर रह गई, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एसिड इनसॉल्युबल, मतलब जो एसिड में सॉल्युबल, जो एसिड में घुला नहीं। साइंटिस्ट हैव फाउंड थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द एसिड सॉल्युबल पूल। अब क्या है? एसिड सॉल्युबल पूल में तुमको क्या मिलेंगे? सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिल जाएंगे। इतना सबके समझ में आया, या फिर इसमें किसी को डाउट है? समझने का सब लोग ट्राई करेंगे। क्या करो? एक किसी अपना दोस्त का जाओ, उसका लीवर का एक टुकड़ा उससे मांग लो। अगर अच्छा दोस्त होगा तो वो दे देगा तो निकाल करके। ठीक है, लीवर का थोड़ा हल्का सा मांगना है। अब क्या करो? ठीक है, तो क्या है? अगर तुम लीवर का एक टुकड़ा उसका ले लो, तो क्या करो? उसको मिक्स कर दो किसके साथ? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ। और क्या बना लो? एक पेस्ट बना लो। उस पेस्ट को एनसीईआरटी क्या बोल रही है? थिक स्लरी बोल रही है। फिर क्या करो? उसको एक कॉटन के कपड़े के साथ छानने का ट्राई करो। अब तुमको कुछ चीजें उसमें से छन जाएंगी और कुछ चीजें ऊपर रह जाएंगी। जो छन गया उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेट बोलते हैं। या फिर उसी को हम लोग प्यार से और क्या बोलते हैं? एसिड सॉल्युबल पूल बोलते हैं। और जो नहीं छना उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिटेंटेट बोलते हैं। उसी को हम लोग प्यार से और क्या बोलते हैं? एसिड इनसॉल्युबल पूल बोलते हैं। सिंपल बात तो सभी हमने इतनी देखी है। और एसिड सॉल्युबल पूल में तुमको कौन मिलेंगे? ज्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखने को मिलेंगे। अब क्या है? इन हायर क्लासेस यू विल लर्न अबाउट हाउ टू एनालाइज अ लिविंग टिश्यू सैंपल एंड आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड को फाइंड करना हम लोग कब सीखेंगे? ऊपर जब जाएंगे जिंदगी, मतलब आगे की क्लासेस में। It will suffice to say here that one extracts the compounds, then subjects the extract to various separation technique। क्या करते हैं? इसको हम लोग सेपरेट करना है सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को, तो बहुत सारी सेपरेशन टेक्निक मार्केट में आ चुकी हैं, उनकी हेल्प से हम लोग करते हैं, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। इन अदर वर्ड्स, वन आइसोलेट्स एंड प्यूरिफाइज अ कंपाउंड। क्या हुआ? क्या करता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब आप कहां पे जाएंगे? जब आपको फिल्ट्रेट में आप देखेंगे तो आपको एक मिक्सचर मिलेगा पूरा का पूरा।
कन्वर्ट कर दूंगा पीडीएफ टू पीपीटी। पीपीटी मतलब क्या होता है? पावर पॉइंट यार। और जरा क्या है, जब आप फिल्ट्रेट पे जाएंगे, फिल्ट्रेट का स्पेलिंग क्या होती है फिल्ट्रेट की? टी, पक्का? मुझे लगता है यहाँ पर ई होता है, ठीक है। अब क्या आपका जो फिल्ट्रेट होगा वहां पे आपको एक पूरा का पूरा क्या मिलेगा, पेस्ट मिलेगा। उसके अंदर क्या होंगे, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे। क्या करेंगे, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर आपको सेपरेट करना है, क्या करोगे, बहुत सारी सेपरेशन टेक्निक मार्केट में आती है। तो उसमें क्या करता है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को आइसोलेट कर लेगा। आइसोलेट का मतलब क्या होता है, अलग कर लेगा, और क्या करेगा, उसको प्यूरिफाई कर देगा। एनालिटिकल टेक्निक्स व्हेन अप्लाइड टू द कंपाउंड्स गिव अस एन आइडिया ऑफ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड द प्रोबेबल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड। अब क्या है, डिफरेंट डिफरेंट जब उसके ऊपर टेक्निक्स करोगे तो क्या मिलेगा तुमको, उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा और उसका स्ट्रक्चर भी तुमको मिल जाएगा। ऑल द कार्बन कंपाउंड्स दैट वी गेट फ्रॉम द लिविंग टिश्यू कैन बी कॉल्ड बायो मॉलिक्यूल्स। ये देखो, जितना भी कार्बन कंपाउंड हमको मिलेगा उन सबको हम लोग क्या बोल देंगे, बायोमोलिक्यूल बोल देंगे। जितना भी कार्बन रिलेटेड कंपाउंड्स आपको वहां पे मिलेगा उन सबको हम लोग क्या बोल देंगे, बायोमोलिक्यूल्स बोल देंगे। हाउएवर लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव आल्सो गॉट इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स इन देम। हाउ डू वी नो दिस? मतलब क्या है, सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही वहां पर नहीं होंगे, बहुत सारे इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स और कंपाउंड्स भी आपको वहां पर मिलेंगे। कहां पर, लिविंग टिश्यू में। A slightly different but destructive experiment has to be done. One weighs a small amount of living tissue and dry it. क्या करो, एक स्मॉल अमाउंट लिविंग टिश्यू को क्या कर लो, उसका वेट नाप लो, फिर क्या कर दो, उसको सुखा दो। ड्राई मतलब क्या होता है, ऑल द वाटर इवेपोरेट्स। क्या होगा, सारा सारा जो भी उसके अंदर पानी है वो इवेपोरेट हो जाएगा। इवेपोरेट मतलब क्या होता है, वाष्पीकरण। द रिमेनिंग मटेरियल गिव्स ड्राई वेट। अब क्या होगा, जो बच गया सामान वो क्या देगा, उसका तुमको ड्राई वेट देगा, जाहिर सी बात है। नाउ इफ द टिश्यू इज फुली बर्न्ड ऑल द कार्बन कंपाउंड्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू गैसियस फॉर्म CO2 एंड वाटर वेपर एंड दीज आर रिमूव्ड। क्या होगा, अब अगर उस ड्राई टिश्यू को हम लोग बर्न कर देंगे, बर्न मतलब जला देंगे, तो सारा का सारा कार्बन क्या हो जाएगा उसके अंदर, जल जाएगा, CO2 बना लेगा और क्या बना लेगा, वाटर वेपर, और वो वहां से निकल जाएगा। अब जो बनेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऐश। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, ऐश। और यही ऐश क्या है, द ऐश कंटेन्स ऑल द इनऑर्गेनिक। जो राख बची उसी के अंदर क्या है, सारे के सारे इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं। मैग्नीशियम आपका हो गया, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम ही तो होता है ना लिविंग टिश्यू में। सोडियम पोटेशियम पंप हमने पढ़ा था जिंदगी में एक बार, ठीक है। अब क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक सल्फेट, फॉस्फेट एक्सेट्रा और आल्सो सीन इन द एसिड सॉल्युबल। तो क्या है, बहुत सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे तुम्हारा सल्फेट हो, सल्फेट का फॉर्मूला थोड़ा बताओ भाई, कोई सल्फेट का, सल्फेट, फॉस्फेट, राम, सल्फेट, फॉस्फेट, तो क्या है, आपको बहुत सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वहां पे देखने को मिलेंगे, जैसे तुम्हारा सल्फेट हो गया और फॉस्फेट हो गया। Therefore, elemental analysis gives elemental composition of living tissue in the form of hydrogen, oxygen, chlorine, carbon, etc. While analysis for compounds gives an idea of the kind of organic and inorganic constituents present in living tissue. तो हमने दो टाइप की एनालिसिस की थी, कौन कौन सी भाई? पहले क्या किया था हमने, एलिमेंटल एनालिसिस। क्या किया था, एलिमेंटल एनालिसिस। फिर क्या किया था, केमिकल एनालिसिस। याद है कि नहीं ये सब यार? यहां पे तुम क्या जान गए थे, कौन कौन से एलिमेंट्स तुमको लिविंग टिश्यू में मिलते हैं, और यहां पे तुम क्या जान गए, कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड आपको लिविंग टिश्यू में मिलते हैं। तो अब क्या हो चुकी है, चीजें आपकी क्लियर हो चुकी हैं, आपको पता है क्या क्या चीजें एक लिविंग टिश्यू में होती है। देखना फिर क्या लिखा है, फ्रॉम अ केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू one can identify functional groups like aldehyde, ketone, aromatic compounds, etc.
अगर केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप भी वहां पर देखने को मिलेंगे। जैसे क्या है तुम्हारा कीटोन, एल्डिहाइड, क्या होता है फॉर्मूला एल्डिहाइड का? कीटोन, एरोमेटिक कंपाउंड, मतलब but from a biological point of view we shall classify them into amino acid, nucleotide bases and fatty acid। अब क्या है, अब यहाँ पे हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो हम लोग क्या देखेंगे, बायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। यही सेम चैप्टर आपका कहाँ पर है, केमिस्ट्री में है। बायोमोलिक्यूल नाम का ये चैप्टर कहाँ पर फिर मिलेगा तुमको, केमिस्ट्री में मिलेगा, ठीक है, नहीं क्लास 12th में केमिस्ट्री में मिलेगा, ठीक है, बायोमोलिक्यूल नाम का चैप्टर। तो वहां पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये वाले पढ़ लेंगे सारे के सारे, और यहाँ हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये सब पढ़ लेंगे, अमीनो एसिड क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, और फैटी एसिड क्या होता है। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कल, तब तक सब लोग यहाँ तक पढ़ करके आएंगे और अपना जो भी डाउट आएगा मुझसे पूछना, ठीक है। और देखो भाई सबका एक होमवर्क है, यहां से लेकर के देखना बड़े ध्यान से, यहां से लेकर के यहां तक सभी लोग अपने हिसाब से अपने कॉपी में नोट्स बना लेंगे, शॉर्ट नोट्स जैसे भी है, ठीक है, समझ करके नोट्स बना लेना भाई, बोलना मत